बिहार के मुजफ्फरपुर में जलाई गई लड़की की अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई। घटना 7 दिसंबर की है, जब आरोपी ने घर में घुसकर रेप करने की कोशिश के समय लड़की को जला दिया था। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, काफी दुखद ये खबर है और अब इसमें मौत हो गई है महिला की। बिल्कुल, देखिए, ये लड़की को 7 तारीख को उसके घर में घुसकर मंचले ने जलाया था और परिवार वालों ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि इससे पहले पिछले 3 सालों से वो छेड़खानी करते आ रहा था और इसको लेकर परिवार वालों ने कई बार पास के थाने में शिकायत भी किया था, लेकिन लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंततः लड़के का मन बढ़ते गया और इसी दौरान 7 दिसंबर को उस लड़के ने इस लड़की के घर पे पहुंचा और उसके बाद किरासन तेल डालकर और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। 80% लड़की जल चुकी थी। पहले इसको वहां जो पीएचसी है उसमें इसको भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया और फिर बाद में इसे पटना रेफर किया गया था, जहां कल देर रात इसने अपना दम तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ये जरूर कह रही है कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जल्द से जल्द उसको सजा दिलाई जाएगी, लेकिन जिस तरह की यह घटना सामने आई है यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं जो मंचले हैं उनका मन बढ़ते जा रहा है और पुलिस उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, ये भी कहा जा सकता है कि खौफ नहीं है मंचलों में और इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के कैमूर में बीजेपी विधायक निरंजन राम ने कई लोगों की मौजूदगी में लाइसेंसी हथियारों से दनादन गोलियां दागी। विधायक का हवाई फायरिंग करते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि मोहनिया से विधायक निरंजन राम ने कई लोगों के सामने पहले एक बंदूक से हवाई फायर किया, फिर उनके साथ मौजूद एक आदमी ने उन्हें पिस्तौल पकड़ा दी और उन्होंने पिस्तौल से भी एक गोली दागी। जिस वक्त विधायक हवाई फायरिंग करने में व्यस्त थे, उनके कई समर्थक भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद थे। बताया गया कि कुछ दिन पहले मोहनिया से विधायक निरंजन राम ने कई नए हथियार खरीदे थे। सबसे पहले विधायक ने नए हथियारों की पूजा की, फिर उन्हीं हथियारों से उन्होंने जमकर फायरिंग की। इस बीच वहां मौजूद दूसरे लोग भी नए हथियारों से फायरिंग करते दिखाई दिए। नए आर्म्स एक्ट के तहत अब जश्न के समय फायरिंग करना कानूनन जुर्म है। विधायक के मुताबिक ये वीडियो 8 दिसंबर का है, जब उन्होंने पूजा के बाद नए लिए इन हथियारों की टेस्टिंग के लिए फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये कहां का है, इसमें जो अस्त्र है वो क्या है, वैध है अवैध है। हालांकि विवाद बढ़ने पर विधायक ने भी वायरल हुए वीडियो पर सफाई दी। ना ही मेरी कोई नियत है किसी को धमकाने की, न किसी को डराने की, और मैं समझ रहा हूँ कि 50 साल की उम्र में और जो 2 बार की मैं विधायकी में पहली बार मैं अपने हाथ से उस तरह का फायर भी किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पार से भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान की गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के गुरेज और सुंदरबनी में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गुरेज में कोल्हापुर जिले के रहने वाले हवलदार चौगुले ज्योतिबा गणपति शहीद हो गए। सुंदरबनी में एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। सुंदरबनी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। तो यहाँ पर हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन होता है। इस बार फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि इसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तनाव का माहौल बना रहा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लेफ्ट पार्टियों सीपीएम और सीपीआई से जुड़े छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। यह हंगामा तब और बढ़ गया जब बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी इस प्रदर्शन के विरोध में उतर आया, जिससे हालात बिगड़ गए। यूनिवर्सिटी परिसर में तो बात मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस और लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन आयसा के छात्रों के बीच हाथापाई हो गई। खींचतान में एक छात्रा भी मुंह के बल नीचे गिर गई। मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 पुलिस वाले छात्रों को पकड़े दिखे, जबकि छात्रों की तरफ से भी हाथ पैर चलाए गए। इस मारपीट में एक लड़की घायल हो गई। पुलिस ने सीपीएम और सीपीआई के छात्र संगठनों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाया। उन्हें समझाया गया कि वो यूनिवर्सिटी में चल रही परीक्षाओं को रोकने की कोशिश न करें। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर इसका असर नहीं पड़ा। लेफ्ट के छात्र संगठनों के विरोध में बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने भी हंगामा शुरू कर दिया। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्रों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस वालों ने बीच बचाव की कोशिश की। पहली तस्वीर हम आपको आयसा और एसएफआई के छात्रों की दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर
जबरदस्त जो है छात्र नाराज हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जो दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में यहाँ पर एबीवीपी के छात्र हैं वो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पर एसएफआई आईएसए के छात्रों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एबीवीपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत परीक्षाएं रोकने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया, जिसके विरोध में उन्हें भी सामने आना पड़ा। पुलिस ने भी इस बात की जानकारी दी कि यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र संगठनों ने परीक्षा रोकने की कोशिश की, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया। कुछ छात्रों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो उन्हें घसीटकर बाहर कर दिया गया। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी इसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। इसलिए क्योंकि हमें एग्जाम भी देने हैं, ड्यू को जो भी है। छात्र संघ के अध्यक्ष अक्षित दहिया ने भी प्रदर्शनकारियों को बाहरी बताया और उन पर कार्रवाई की मांग की। मैं बिल्कुल एश्योर कर सकता हूं, वो डीयू के स्टूडेंट्स नहीं थे। मैंने उनमें से 2-3 को पुलिस को डिटेन भी करवाया है। हालांकि जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एबीवीपी पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने बाहरी होने के आरोपों को भी गलत बताया। मारते हैं, सिर्फ मारने की भाषा समझते हैं। मेरा चश्मा टूट चुका है। एक अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में उसको बेदर्दी से मारे थे। लड़की के पेट में उसकी छाती पर लाश तक मारी गई है। ये बीजेपी सरकार भी वाले गुंडे अंदर है और हमारे छात्र को मार रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की एक तस्वीर लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी दिखी, जहां के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। रात के वक्त शुरू हुआ कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन सुबह होते ही उग्र हो गया और कॉलेज के गेट पर उन्हें समझाने के लिए पहुंची पुलिस पर छात्रों ने अंदर से पथराव शुरू कर दिया। इसी हमले के दौरान वो छात्र भी दौड़कर गेट के अंदर घुस गए जो प्रदर्शन के लिए बाहर निकले थे। तभी किसी ने गेट के उस पार से एक कुर्सी फेंकी, लेकिन पुलिस वाले उसकी चपेट में आने से बच गए। अंदर से ताबड़तोड़ ईंट, पत्थर और जूते चप्पल फेंके जाने लगे। इस हमले से बचने के लिए कुछ पुलिस वाले मेन गेट से चिपककर खड़े हो गए, जबकि कुछ ने कॉलेज की दीवार की आड़ ले ली। इस बीच पुलिस वालों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गेट के अंदर छात्रों की ओर वही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए जो अंदर से बाहर फेंके गए थे। पुलिस और छात्रों के बीच गेट के दोनों तरफ से काफी देर तक पथराव चलता रहा। जैसे ही छात्रों का हमला रुका तो पुलिस ने गेट को लोहे की जंजीर से बांध दिया ताकि कोई कॉलेज से बाहर ना आ सके। आखिरकार पथराव बंद होने के बाद पुलिस ने गेट के एक ओर से ही छात्रों को समझाने की कोशिश की और पुलिस के काफी देर तक समझाने के बाद छात्रों का हंगामा शांत हुआ। छात्रों को समझाने में कॉलेज प्रशासन ने भी पुलिस की मदद की, जिसकी बदौलत नदवा कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक होने से पहले ही रोक दिया गया। इससे पहले कॉलेज के कई छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून और जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों की पिटाई के विरोध में मेन गेट से बाहर आकर हंगामा किया। कुछ छात्र जमीन पर बैठकर ही नारेबाजी करने लगे। इस पूरे हंगामे के बीच पुलिस प्रदर्शनकारियों को कॉलेज के अंदर जाने के लिए समझाती रही। हंगामा कर रहे कुछ छात्र पुलिस की बात मानकर अंदर चले गए, लेकिन कुछ पुलिस के सामने डटे रहे। आखिरकार पुलिस ने धीरे धीरे सभी प्रदर्शनकारियों को कॉलेज के गेट के अंदर धकेल दिया और मेन गेट को बंद कर दिया। मेन गेट बंद करने के बाद ही छात्रों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। इनका जो प्रशासन है नदवे का और पुलिस प्रशासन सबने मिलकर के समझा बुझा करके अब सबको अंदर करवा दिया। सब लोग अपने छात्रावासों को लौट रहे हैं। लखनऊ के नदवा कॉलेज में छात्रों का ये प्रदर्शन रात के वक्त शुरू हुआ, जब सैकड़ों छात्र कॉलेज के बाहर आकर नारेबाजी करने लगे। हालात को देखते हुए रात को ही वहां पुलिस भी मुस्तैद हो गई और छात्रों को कॉलेज में ही रोक लिया गया। लखनऊ के नदवा कॉलेज के इन छात्रों का गुस्सा दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई के बाद भड़का और उसके बाद ही लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए और सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी को जिला मुख्यालय में ही रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही एहतियातन कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और पुलिस को इलाकों में ही हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश दिए गए। वहीं छात्रों के प्रदर्शन की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया और छात्रों को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए गए। मुंबई में भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्रों ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में मार्च निकाला। इन लोगों ने छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और नाराजगी जताने के लिए अपनी क्लास का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद छात्र बड़ी संख्या में एकजुट हुए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
और अपनी मांगों के समर्थन में मार्च निकाला। लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि छात्र एकजुट हैं। पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसमें वो उसका निषेध करे। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जामिया में जिस तरीके से ब्रूटलिटी करी गई है पुलिस ने, इस चीज की हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। यही नहीं, छात्रों ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जामिया और एएमयू के स्टूडेंट्स को मारा गया, उसको न्याय मिले। हालांकि जिन रास्तों से छात्रों का मार्च गुजरा, वहां किसी भी तरह के हंगामे से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। सिक्योरिटी कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अलर्ट रहे। तमिलनाडु की कन्याकुमारी में एक तेज रफ्तार बस ने सड़क से गुजर रहे स्कूली बच्चों समेत कई लोगों को कुचल दिया। ये पूरी घटना सड़क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि हादसे के वक्त सड़क से कई बच्चे गुजर रहे थे, लेकिन भीड़ होने के बाद भी ये बेकाबू बस नहीं रुकी और एक ऑटो को टक्कर मारने के बाद कई स्कूली बच्चों को कुचल दिया। हादसे से पहले सड़क पर सब सामान्य था और स्कूल के बच्चों की भीड़ सड़क से गुजर रही थी, जबकि सड़क के एक तरफ सामान ले जाने वाला छोटा ट्रक खड़ा था और दूसरी तरफ सामान से भरा हुआ ऑटो खड़ा था। इसी बीच भीड़भाड़ वाली सड़क से गुजर रही एक स्कूल बस सामने से आती हुई बस को देखकर रुक गई, लेकिन सामने से आ रही बस की रफ्तार कम नहीं हुई और उसने सीधे ऑटो को टक्कर मार दी। इससे पहले कि स्कूली बच्चे को समझ पाते, ये तेज रफ्तार बस ऑटो को घसीटते हुए उन पर चढ़ गई। हादसा होते ही वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और लोग बस के नीचे फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बीच भी बस का ड्राइवर नहीं रुका और बस को लगातार आगे पीछे करता रहा। बताया गया कि इस हादसे में ऑटो के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 11 बच्चे घायल हो गए। डॉक्टरों ने घायल बच्चों में एक की हालत गंभीर बताई। ई कॉमर्स कंपनियों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ यूपी के कई शहरों में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। ये लोग ई कॉमर्स कंपनियों की ऑनलाइन फेस्टिव सेल के विरोध में सड़कों पर उतरे और ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों की एक शव यात्रा निकाली, जिसका असर कानपुर में भी दिखा। व्यापारियों ने पहले ई कॉमर्स कंपनियों की एक अर्थी सजाई और फिर उसे कंधों पर उठाकर शहर में घुमाया। इस दौरान व्यापारियों ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने बीच सड़क पर ई कॉमर्स कंपनियों की चिता जलाई। प्रदर्शनकारियों ने कंपनियों की ओर से दी जाने वाली बम्पर छूट पर सवाल उठाए और व्यापारियों के कारोबार को ठप करने का आरोप लगाया। ऑनलाइन कंपनियां जब से आई हैं तब से फुटकर व्यापार एकदम चौपट हो गया है। दुकानदार अपनी दुकानों में सुबह शाम तक मक्खी मारा करता है। व्यापारियों ने इन कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया कि किसी भी हाल में वो सेल नहीं लगा सकती हैं, लेकिन वो सेल लगा रही भारत सरकार के 1 फरवरी 2019 को आए नियम कानून का उल्लंघन कर रही हैं। ई कॉमर्स कंपनियों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन लखनऊ में भी दिखाई दिया, जहां व्यापारियों ने इन कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए बीजेपी से निकाले गए विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर आज फैसला सुनाया जाएगा। पहले कुलदीप सेंगर की सजा पर बहस होगी, जिसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इसके पहले कल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का दोषी करार दिया था। बताया गया कि दोषी ठहराए जाने के बाद कुलदीप सेंगर कोर्ट में ही रो पड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुलदीप सिंह सेंगर के बहाने बीजेपी पर हमला बोला और ट्वीट कर लिखा, उन्नाव मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को बलात्कार का दोषी पाया गया। इसी विधायक को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी थी। आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं का नैतिक कर्तव्य तो बनता है कि पीड़िता और उसके साथ हुए व्यवहार की सामूहिक जिम्मेदारी ले। अमेरिका के डिट्रॉइट में 100 साल से भी ज्यादा पुराने पावर प्लांट को ढहा दिया गया। 1915 में बने इस पावर प्लांट को 2008 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इसे विस्फोट के जरिए ढहा दिया गया। बेहद पुराने इस प्लांट की इमारत काफी कमजोर हो चुकी थी, जिसके बाद इसे गिराने का फैसला लिया गया। इसके लिए भारी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। आसपास के इलाके को खाली कराने के बाद इमारत को धमाके के जरिए ढहा दिया गया। इमारत में एक साथ कई धमाके हुए और देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। धमाके के बाद आसपास का एक बड़ा इलाका धूल और धुएं के गुबार में ढक गया। इस नजारे को देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे थे। इनमें कई लोग तो पावर प्लांट के कर्मचारी भी रह चुके थे। Coal plant go down, and I know that they're looking at taking other coal plants down, and so it's just life moves on. इस दौरान आसपास की दूसरी इमारतों और लोगों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया था।
निर्भया केस में 4 दोषियों में एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े समेत जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण सुन रहे हैं। अक्षय ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि पुलिस की जांच में कई तरह की गड़बड़ी है। यही नहीं, उसने खुद के बेहद गरीब परिवार के होने की दुहाई भी दी है। अक्षय ने अपनी फांसी की सजा पर दोबारा विचार करने की अपील की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस में 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इनमें 3 की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। निर्भया केस के बाद केंद्र सरकार ने 2013 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया था, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने इस फंड का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। जानकारी के मुताबिक देश के 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने निर्भया फंड से अब तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। इनमें महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और दमन और दीव शामिल हैं। निर्भया फंड के तहत सबसे ज्यादा 390 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए गए, लेकिन सिर्फ 19 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने 191 करोड़ रुपए में महज 6 करोड़ रुपए ही महिलाओं की सुरक्षा पर खर्च किए, जबकि कर्नाटक सरकार ने 191 करोड़ रुपए में सिर्फ 13.5 करोड़ रुपए और तेलंगाना ने 103 करोड़ में केवल 4 करोड़ रुपए महिलाओं की सुरक्षा पर खर्च किए। 2013 में उस वक्त की केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1649 करोड़ रुपए का निर्भया फंड बनाया था, लेकिन तब से अब तक देश के सभी राज्यों ने उस फंड का सिर्फ 9% यानी 147 करोड़ रुपए ही महिला सुरक्षा के लिए खर्च किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में आयोजित दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर में लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 1000 करने और राज्यसभा की सीटों में भी इजाफे की वकालत की। यूपी की वाराणसी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और पक्ष में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी और आइसा के छात्रों ने आमने सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख राज्य की बदतर होती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। बिहार के कैमूर में बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी, जिससे उन्होंने सरकार से मुआवजा मांगा है। बिहार के कैमूर में विधायक के हथियार से फायरिंग के मामले में पुलिस की जांच के आदेश के बाद विधायक ने कबूला कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए चलाई थी बंदूक। यूपी के कुशीनगर में भरी पंचायत में लड़की की इज्जत की कीमत लगाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया, जबकि पीड़िता के पिता ने न्याय न मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी। चेन्नई में पुलिस और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 28,63,000 के सोने और 8,80,000 की नकदी जब्त की। लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिस वालों समेत करीब 80 लोग घायल हो गए। वहां हाल ही में इस्तीफा देने वाले पूर्व पीएम साद अल हरीरी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की अटकलों के बाद लोग एक बार फिर सड़क भड़क उठे और उन्होंने संसद का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन रोके जाने पर उनकी वहां तैनात पुलिस के साथ जोरदार झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागी गईं। लेकिन जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया। लोगों ने सुरक्षा बल पर पटाखों से भी हमला किया। झड़प के दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को भी जमकर पीटा गया। पुलिस की कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस वाले भी बुरी तरह घायल हो गए, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। People here are jobless. All people and who are working, they are having half their salaries. वहां करीब 2 महीने पहले व्हाट्सएप पर टैक्स लगाए जाने के बाद प्रदर्शन शुरू हुए थे, जिनमें जल्द ही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल हो गए। लालू यादव के घर में घमासान बढ़ता जा रहा है। पहले उनके बड़े बेटे की पत्नी ऐश्वर्या ने पति तेज प्रताप, सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया, तो अब राबड़ी देवी ने भी ऐश्वर्या से अपनी जान का खतरा बताते हुए पटना पुलिस से केस दर्ज करने की अपील की है। राबड़ी देवी ने पटना पुलिस को बताया कि ऐश्वर्या ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था, किसी तरह उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाया। राबड़ी देवी ने एक पेनड्राइव में कुछ फुटेज सचिवालय थाने में दी है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, जो ये फुटेज राबड़ी देवी की तरफ से दी गई है, तो क्या माना जाए कि अब ऐश्वर्या के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, राबड़ी देवी ने जो लिखित शिकायत किया है उसमें साफ तौर पर राबड़ी देवी ने कहा है कि पहले इस पेन ड्राइव में जो फुटेज दिया गया है इसकी जांच कर ली जाए और उसके बाद ऐश्वर्या के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि राबड़ी देवी ने साफ तौर पर लिखित शिकायत में यह आरोप लगाया है कि वो घर में बैठकर एक विधायक के साथ बात कर रही थी और इसी दौरान ऐश्वर्या घर में चिल्लाते हुए पहुंची और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है।
तो इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है और राबड़ी देवी ने जो आरोप लगाया है इसको लेकर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन जिस तरह से असेंबली ड्रामा सामने आया है, पहले ऐश्वर्या, राबड़ी देवी और मिशा भारती और साथी तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और उसके बाद फिर किया है, तो पूरे मामले की जांच भी चल रही है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसमें पहले ऐश्वर्या ने एफआईआर कराया और अब राबड़ी देवी के तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ जो जानलेवा हमले की बात राबड़ी देवी ने की है। तो अब साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अब ये असेंबली ड्रामा पूरी तरह से पुलिस और थाने के बीच में तब्दील हो गई है। बिल्कुल, तो चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अब ये फैमिली ड्रामा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और ऐश्वर्या के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। राबड़ी देवी ने कुछ फुटेज भी सौंपी है। आरजेडी नेता लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी, पति और ननद मीसा भारती के खिलाफ केस दर्ज करवाया। उन्होंने राबड़ी देवी पर मारपीट करने का आरोप लगाया और पटना के महिला थाने में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। ऐश्वर्या ने दावा किया कि राबड़ी देवी ने घर से बाहर निकालने से पहले उनके साथ मारपीट भी की। ऐश्वर्या, चोट आई आपको कहीं? मेरे नी पे और मेरा बाल खींची है। घटना की जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने भी राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाए। घसीट करके बाहर निकालने का काम किया है और उस औरत ने जो कहती है महिला सम्मान की रक्षा करें, कोर्ट का ऑर्डर है कि वहीं रहेगी अभी, और तभी भी इस तरह का उसका बिहेवियर। हालांकि घटना के वक्त राबड़ी देवी के निवास पर मौजूद होने का दावा करने वाले आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव ने ऐश्वर्या के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वो अकारण आकर करके आक्रामकता ही नहीं दिखाई, बल्कि आग की लकड़ी भी उठा ली, जिससे मैडम को चोट भी आई। नागरिकता कानून पर भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान लोगों को भड़काने की कोशिश में जुट गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि पाकिस्तान सोशल मीडिया की मदद से भारत में लोगों को भड़काने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए करीब 5000 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया में फैलाई जा रही इन झूठी खबरों को पाकिस्तान के कई बड़े और मशहूर लोग भी शेयर कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि पाकिस्तान से झूठी खबरें फैलाने में जुटे ये सोशल मीडिया अकाउंट पिछले 48 घंटे से सक्रिय हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगातार उठ रही आजादी की आवाज ने इमरान खान की नींद उड़ा दी है। ऐसे में वहां के लोगों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने नया पैंतरा अपनाया, जिसके तहत इमरान खान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के टुकड़े कर उसका वजूद खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद जगी। फिर उन्होंने पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज कर दी। पंजाब साम्राज्य पीटीआई हुकूमत सिंध के मुकम्मल तबाह कयो आहे। लोगों की बुलंद आवाज से डरकर ही इमरान खान ने नई साजिश रची। असल में पीओके में एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इमरान सरकार ने यह तय कर लिया कि मौजूदा पीएम फारूक हैदर का कार्यकाल खत्म होने के बाद वहां नया पीएम नहीं होगा। इस बात का इशारा कुछ दिन पहले खुद फारूक हैदर दे चुके हैं। माना जा रहा है कि पीओके को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ दिया जाएगा। इस तरह पीओके का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा की सरकार के अधीन हो जाएगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के इस फैसले से पीओके के लोगों की पहचान मिट जाएगी और इसके खिलाफ बड़े पैमाने में हिंसा भी होगी। उनकी जमीनें हड़पना चाहते हैं, उनके नदियां हड़पना चाहते हैं, उनके पहाड़ हड़पने चाहते हैं और उन पहाड़ों के अंदर से जो पानी है उसके अंदर बिजली बना के पीओके या गिलगिट को नहीं देना बल्कि पंजाब में लेके जाना चाहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत में एक पहाड़ी के ऊपर से मलबा गिरने से हड़कंप मच गया। पहाड़ के ऊपरी हिस्से के लगातार खिसकने की वजह से सड़क पर मिट्टी का मलबा इकट्ठा हो गया है, जिससे सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। पहाड़ के ऊपर से गिर रहे बोल्डर की वजह से सड़क भी 2.5 मीटर कटकर पहाड़ी में समा गई है। ऐसे में अगले 2 दिन तक लोगों के लिए सड़क नहीं खुलने के आसार दिख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के चंपावत की, जहां पर मलबा नीचे गिर रहा है और सड़क पर यह मलबा आ गया है। ऐसे में सड़क वहां पर बंद हो गई है, तो पहाड़ी वहां पर खिसकी है। लोगों ने इसे कैद भी कर लिया। नीचे मिट्टी का मलबा गिरता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी और इस पर दिल्ली में कारोबार जगत से जुड़े लोगों के साथ एक बैठक की।
बिहार में जेडीयू के विधायक खालिद अनवर ने पार्टी की लाइन से हटकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। सीएबी की हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया, स्टैंड लिया, लेकिन उसके जो इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए कि सही नहीं हो रहा है। समाज की एक सोसाइटी में, एक सेक्शन में बहुत ज्यादा खौफ है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में गोलाबारी की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने न्यूज 18 के कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। साथ ही उन्होंने केंद्र पर इस बिल को लाने से पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भरोसे में नहीं लेने का आरोप लगाया। मोदी जी, अगर आप इस प्रकार का कानून ला लेते तो आपको मुख्यमंत्रियों की बैठक तो करनी थी, उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई। सचिन तेंदुलकर ने ताज होटल चेन्नई के जिस कर्मचारी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी उसका पता चल गया। उसका नाम गुरुप्रसाद है। इससे पहले सचिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर गुरुप्रसाद को ढूंढने की अपील की थी। सचिन ने बताया कि गुरुप्रसाद ने ही उन्हें एल्बो गार्ड में बदलाव की सलाह दी थी, जिससे उन्हें बल्लेबाजी में तेज गेंदबाजों का सामना करने में आसानी हुई। Came back to the room from the ground. I carried my elbow guard and I redesigned my elbow guard. And then I played. ब्रायन लारा ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें क्रिकेट का क्रिस्टियानो रोनाल्डो बताया। मुंबई के डोंबिवली इलाके में एक लड़की की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि लोकल ट्रेन के दरवाजे पर भारी भीड़ होने की वजह से लड़की ट्रेन के अंदर नहीं जा पाई और ट्रेन से नीचे गिर गई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई, जिसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। निर्भया केस के चारों दोषियों का अंगदान करवाने के लिए एक संस्था ने तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंगदान करवाने से जुड़ी एक संस्था ने निर्भया केस के चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय से मिलने की इजाजत मांगी। इस संस्था की दलील है कि अगर चारों दोषी फांसी पर चढ़ने से पहले अपने अंगदान कर दें तो जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकेगी। इसके लिए इस संस्था ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल तिहाड़ जेल में भेजने की इजाजत मांगी है, जो चारों दोषियों से मिलकर उनको अंगदान के लिए राजी करने की कोशिश करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में एक डॉक्टर, एक धर्मगुरु, एक मनोचिकित्सक, एक वकील और अंगदान करवाने वाली संस्था का एक सदस्य शामिल होगा। तिहाड़ प्रशासन को लिखी चिट्ठी में इस संस्था ने भरोसा दिया है कि अंगदान की प्रक्रिया को पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब तक अंगदान करवाने वाली संस्था की चिट्ठी पर कोई फैसला नहीं लिया। खबर है कि चारों दोषियों की सहमति के बाद ही तिहाड़ प्रशासन अंगदान करवाने वाली संस्था के प्रतिनिधिमंडल को उनसे मिलने की इजाजत देगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। बद्रीनाथ मंदिर के बाहर बनी सीढ़ियां और बरामदा पूरी तरह से बर्फ से भरा हुआ है, जबकि पूरे इलाके में मौजूद मकानों की छत भी बर्फ से ढक गई है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से तापमान भी गिर गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। और ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पूरा इलाका बर्फ से ढका है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और यहाँ पर जो मकान है उनके ऊपर भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। देश में तेजी से हो रहे विकास कार्यों की बड़ी मार पेड़ों पर भी पड़ी है। राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच बीते 4 साल में विकास कार्यों के लिए 95 लाख पेड़ काटे गए। इतने पेड़ों के काटे जाने से वायुमंडल में करीब 21 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि एक पेड़ एक साल में 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा 15 लाख पेड़ तेलंगाना में काटे गए, जबकि 13.5 लाख पेड़ों को काटकर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। वहीं सबसे कम 371 पेड़ मेघालय में और 725 पेड़ केरल में काटे गए। केंद्र सरकार ने यह जानकारी भी दी कि बीते 4 साल में देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान के विरोध में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। 2 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया वाले बयान पर जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी और एक बार फिर अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस वक्त उनके तेवर इतने तीखे थे कि उन्होंने रेप इन इंडिया वाले बयान के बहाने सावरकर का मुद्दा भी उठा दिया था। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा।
राहुल गांधी ने जैसे ही सावरकर का नाम लिया, बीजेपी भड़क गई और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में तो बीजेपी नेता इतने आग बबूला हुए कि विधानसभा सत्र के पहले दिन सावरकर के नाम की टोपी लगाकर पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में इन सभी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनसे माफी मांगने को कहा। महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सावरकर को भारत रत्न दिलाने का वादा किया था, लेकिन बीते एक महीने में वहां की सियासत में ऐसा उलटफेर हुआ कि बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी का रुख नहीं बदला। यही वजह है कि राहुल के सावरकर पर दिए बयान के विरोध में बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ही नहीं, अंदर भी प्रदर्शन किया। पार्टी के विधायक सावरकर की तस्वीर वाला बैनर लेकर वेल में पहुंच गए और स्पीकर के सामने नारेबाजी करने लगे। यानी सन 2019-2020 बीजेपी यही नहीं रुकी, बल्कि उसने इस मामले में शिवसेना को भी घेर लिया, क्योंकि विधानसभा के अंदर उन्हें इस मुद्दे पर बात नहीं करने दी गई। ये क्या अंग्रेजों की विधानसभा है? और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री और सारे शिव सैनिक जो शिवसेना के एमएलएज हैं, वे भी देखते रहे और एक प्रकार से सावरकर जी का ये अपमान फिर एक बार हम सब लोगों को यहाँ पर सहन करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया है, लेकिन सावरकर पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसने पार्टी की चुनौतियां बढ़ा दी, क्योंकि शिवसेना की पूरी राजनीति सावरकर के इर्द गिर्द ही घूमती है। राहुल गांधी का बयान राहुल गांधी जी के पास, हमारी भूमिका हमारे पास। इस पूरी सियासी बयानबाजी के बीच वीर सावरकर के रिश्तेदार भी सामने आए और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दे दी। 48 आवर्स की हम नोटिस इशू करेंगे, उसमें वो माफी मांगे, नहीं तो फिर हम लोग हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। सेना के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नए सेना प्रमुख होंगे। खबर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे को जम्मू कश्मीर और पूर्वी भारत में काम करने का काफी अनुभव है। जम्मू कश्मीर में वो राष्ट्रीय राइफल्स और पूर्वी भारत में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाल चुके हैं। वो श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा थे और 3 साल तक म्यांमार में भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी और भारतीय सैन्य एकेडमी से पास आउट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे का कमीशन जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में हुआ था। जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन के प्रभावी ढंग से अगुवाई के लिए उन्हें सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। नागालैंड में सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल और प्रतिष्ठित हमलावर कोर की कमान के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे को सम्मानित किया गया। चीन के जेजियांग प्रांत में पालतू कुत्ते को गाड़ी में अकेला छोड़ना एक आदमी को भारी पड़ गया। बताया गया कि कार में मौजूद कुत्ते ने गलती से पार्किंग में खड़ी गाड़ी का गियर बदल दिया, जिसके बाद कार आगे बढ़ते हुए सड़क के किनारे बने तालाब में गिर गई। इससे पहले उस आदमी ने तालाब के किनारे बनी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की और कुछ सामान लेने के लिए कार से बाहर निकल गया। हालांकि कार में उसका पालतू कुत्ता मौजूद था, जिसकी वजह से उसने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया। लेकिन उसके बाहर निकलने के कुछ देर बाद गाड़ी अपने आप ही आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते सामने बने तालाब में गिर गई। पानी में डूब रही कार धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी। तभी कार का मालिक भी वहां लौट आया, लेकिन नजारा देखकर उसके भी होश उड़ गए। जब तक लोग वहां पहुंचते कार आधी से ज्यादा डूब चुकी थी। इस दौरान गाड़ी में फंसा कुत्ता कार के सनरूफ से झांकता नजर आया। कुत्ते को सुरक्षित देख लोगों ने एक लकड़ी के खंबे को कार की छत पर टिका दिया, जिसके बाद एक आदमी कार की छत तक पहुंचा और उसमें फंसे कुत्ते को बाहर निकाल लिया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूपी के कई जिलों में हिंसा पर सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से जुड़े सीएम योगी ने अलीगढ़ और मऊ के डीएम और एसपी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि हिंसा फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। सीएम योगी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिस अधिकारी से जिला नहीं संभल रहा हो वो उसे छोड़कर चला जाए। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मुद्दे पर छात्रों को प्रियंका गांधी का समर्थन मिला। कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और अब छात्रों को प्रियंका गांधी का भी साथ मिल गया है, क्योंकि वो पुलिस की कार्रवाई के विरोध में इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गईं। जिस वक्त प्रियंका ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, उनके साथ कांग्रेस के गिने चुने नेता ही मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, कांग्रेस के कई बड़े नेता वहां पहुंचे, जिनमें AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद और PL पुनिया जैसे नेता शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने पोस्टरों के जरिए छात्रों पर हुई हिंसा का मुद्दा उठाया और सरकार को बेरोजगारी और गरीबी पर ध्यान देने की सलाह दी।
प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर धरने पर बैठी हुई हैं और इस तरफ अगर आप देखें तो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठी है और दिल्ली पुलिस ने अब यहां से लोगों की एंट्री बंद कर दी है। तमाम जो समर्थक हैं वो इंडिया गेट पर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदते हुए अब वो तमाम लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट पर करीब 2 घंटे तक धरना दिया। इस बीच खबर यह भी आई कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और उन्हें प्रदर्शन करने से मना किया, लेकिन प्रियंका टस से मस नहीं हुई और अपना धरना खत्म करके ही वहां से हटी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए लड़ेगा, इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा, जवाब मांगेगा और छात्र छात्राओं के साथ खड़ा रहेगा। इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी के धरने में 1984 दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर भी शामिल हुए। पिछले साल राहुल गांधी के सामूहिक उपवास के कार्यक्रम से उन्हें दूर रखा गया था, लेकिन इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी के धरने में वो शामिल हुए, जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी जब धरने पर बैठी थी तो वहां कांग्रेस के कई नेता भी उनके साथ बैठे थे और इसी दौरान टाइटलर भी वहां पहुंच गए। हालांकि वो एक तरफ खड़े नजर आए। इससे पहले वो दिल्ली कांग्रेस के प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे और जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए थे। प्रियंका गांधी के धरने से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा पर खूब सियासत भी हुई। विपक्ष ने एक सुर में सरकार पर निशाना साधा। यही नहीं, कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन भी किया और पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में दिल्ली की सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने पोस्टरों के जरिए छात्रों पर हुई कार्रवाई की आलोचना की। कांग्रेस नेताओं के हाथ में पुलिस का एक पुतला भी नजर आया, जिसके चेहरे पर कालिक पुती हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के सुभाष चोपड़ा, वो यहाँ पर चढ़े हुए हैं। उनके साथ अरविंदर लवली हैं और ये सभी यहाँ पर एक ही मांग कर रहे हैं कि जो छात्रों पर हुआ है वो नहीं होना चाहिए। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो वहां लगे बैरिकेड पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे और इसी वजह से वहां हिंसा हुई थी, जिसके बाद पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के अलावा विपक्ष ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कांग्रेस के अलावा लेफ्ट, आरजेडी और एसपी के नेता शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने देश भर में हो रही हिंसा के मामलों का जिक्र किया और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कुछ भी हुआ उसकी न्यायिक जांच की मांग की। ये वहशियाना तरीका जो पुलिस का, इसको हम सब कंडम करते हैं, देश कंडम करता, और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस यही नहीं रुकी, बल्कि उसने इस तरह के मामलों को सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा करार दिया। जब दंगे फसाद शासन के फैसलों से हो, उसका मतलब ये है कि मुल्क शासन के खिलाफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के आदेश पर काम करती है, लिहाजा पार्टी ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया। दिल्ली पुलिस का ये तरीका हो गया है, जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं देश के, ये तरीका हो गया है, कभी वकीलों को मारो, कभी छात्रों को मारो, कभी किसानों को मारो, कभी दिव्यांगों को मारो। विपक्ष के नेताओं की रणनीति थी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में जो गुस्सा है उस पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया और देश भर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि गुस्सा जताने के लिए हिंसा करना ठीक नहीं है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों पर सख्त टिप्पणी की। वकील इंदिरा जयसिंह ने यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे के सामने उठाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख दिखाते हुए छात्रों से कहा कि आप छात्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिंसा करने का अधिकार मिल जाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए मंगलवार का वक्त दिया, लेकिन ये शर्त भी रख दी कि अगर इस दौरान प्रदर्शन, हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगी। हालांकि अदालत ने यह साफ कर दिया कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का विरोध नहीं करती। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की रविवार को पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग की। झारखंड के पाकुड़ में चुनाव प्रचार के समय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 महीने के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का ऐलान किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है।